जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने विनर्स परिवार में। सभी को नमस्कार, सभी को बहुत बहुत जय हिंद। चलिए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं, आज का सेशन चालू किया जाए। सभी लोग जुड़ जाएं। चलिए आज एमसीक्यूज ही लेकर आए हैं, जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, तो आज ज़्यादातर आधारित जो आज का जो सेशन रहेगा आज एमसीक्यूज पर रहेगा। चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं, फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए। चलिए आवाज क्लियर आ रही है सभी को? वॉइस क्लियर है? शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहले से ही पता था मध्य प्रदेश के पर्वत और पहाड़ियां, साथ ही साथ आज पर्वत और पहाड़ियों के अलावा भी हम मिट्टियों से और यह चट्टानों से भी प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, यानी भौगोलिक संरचना से भी अगर हम बात करें तो वहां से भी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि यह हमारे टेलीग्राम चैनल है, जैसा कि आप जानते हैं विनर्स का टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। ये शिक्षकों की टीम है, जैसा कि आपको मैं बताता ही हूँ। ठीक है, करंट अफेयर, गणित, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर सामान्य प्रबंधन, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, स्टैटिक जीके, विज्ञान, बाल विकास, हिंदी, गणित, रीजनिंग, साथ ही साथ होली का स्पेशल ऑफर है, आदित्य सर आपको बताएंगे बहुत जल्द। चलिएगा 90% के डिस्काउंट के साथ आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सभी साथियों तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, और आपके सामने स्क्रीन के सामने ये रहा पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है, मालवा पठार के बारे में विचार कीजिए। पठार का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता है। पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। इस सही कूट का आप आंसर दीजिए। 1 और 2 सही होगा, 2 और 3 सही होगा, 3 और 4 सही होगा, या 2, 3, 4 सही होगा। आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा। जल्दी से बताएं प्यारे साथियों, सभी लोग आंसर बताइएगा। चलिए मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। यानी यह आप देखेंगे, दक्षिण मतलब होता है नीचे, दक्षिण मतलब होता है बेटा नीचे, और पूर्व का मतलब होता है इधर के साइड, जैसा कि आप जान पा रहे होंगे पूर्व की ओर होता है इधर साइड। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपको मैं मैपिंग के द्वारा समझाना चाहता हूं, जिससे आसानी से आप समझ जाएं। ठीक है बेटा, आप मैप से बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि सर हमको बताना क्या चाह रहे हैं। और इसके अलावा इस प्रकार की प्रवृत्ति के जो और प्रश्न पूछे जाएंगे, आप वहां तक भी आसानी से पहुंच जाया करोगे आज के बाद से। ठीक है, तो इस प्रवृत्ति के प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा मेरे साथ। चलिए, तो आप और हम सब जानते हैं कि सर मालवा का पठार कहां पर है, तो देखिएगा मालवा का पठार ये है बुंदेलखंड का पठार, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। यह है मध्य भारत का पठार, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। यह है नर्मदा सोन घाटी, यह है नर्मदा सोन घाटी, तो आप इसे भी जानते हैं, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये नर्मदा सोन घाटी दिख रहा है कलर बेटा? ठीक है, और यह है सतपुड़ा। अगर हम बात करें तो आप देखिएगा, यह है रीवा पन्ना का पठार, यह है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और यह है साथियों मालवा का पठार। चलिए, तो यह है मालवा का पठार, ये मैंने बना दिया। ठीक है, मालवा का पठार। अब आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही था। तो पहला लिखा है कि पठार का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। मालवा का पठार तो नीचे का दक्षिण हो गया, इधर को पूरब हो गया। तो किसी भी चीज का ढाल जब कभी पूछा जाए तो याद रखना कि उसे कैसे पता करोगे। तो किसी को देखकर थोड़ी पता चलता है। मैं मान लो आपको दिख रहा हूं और मैं ऐसे झुका हूं, तो क्या मेरा ढाल इधर होगा? या कोई पहाड़ या पर्वत आपको दिखता है, तो क्या उसे झुकाव से आप उसका ढाल का पता लगाते हैं? इस तरह में तो कोई समझ में ही नहीं आएगा आपको कि कोई कैसे किसी को बता पाए कि किसका ढाल किधर होगा। मेरा प्रश्न ये था। तो हम बताते हैं कि कैसे किसी का ढाल पता करना। तो नदियों के द्वारा, पानी के द्वारा किसी का ढाल पता करा जा सकता है। जैसे आप छत बनवाते हैं और छत की ढाल होती है जो दूसरों के घर की ओर आप कर देते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा कि पानी आपके घर का दूसरे की ओर जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ढाल बनाई जाती है और ढाल पानी से तय की जाती है। और मालवा का ढाल जो होगा यह दक्षिण पूरब की ओर नहीं है, उत्तर की ओर है साथियों। देखना क्यों? क्योंकि मालवा से जितनी भी नदियां निकलती हैं सब उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि आप देख सकते हैं कि जैसे चंबल हो, सिंध हो, बेतवा हो, पार्वती हो, क्षिप्रा है, कुनो हो, नेमज है, जितनी भी नदियां और अगर हम नाम लें सब ऊपर की ओर जाती हैं। तो आंसर यह पहला गलत होगा, यह कूट
कूट गलत होगा। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, नहीं भैया, सिद्ध बाबा जो है वो सिद्ध बाबा जो है ये 1172 मीटर ये ऊंचाई लिए हुए ये कहां है, ये दतिया में है, और ये सिद्ध बाबा बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये वाला भी गलत होगा। इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता है, जी बिल्कुल, यहां पर सब कुछ काला काला ही पाया जाता है, इसलिए आप याद रखना कि यहां की मिट्टी कैसी होगी, यहां की मिट्टी काली होगी, याद रखना, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक यह क्षेत्र जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि यह वाला सही है, पठार के मध्य में कर्क रेखा गुजरती है, तो जी बिल्कुल ये वाला भी सही है, तो आंसर 3 और 4 सही होगा। बहुत सारे प्रश्नों को आपने देखा कि आंसर यहां से कितने सारे प्रश्न और हमने बनाए, तो 3 और 4 इसका आंसर सही होगा। जी बिल्कुल, कर्क रेखा यहीं से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकलती है, और यहां पर उज्जैन से होकर गुजरने वाली, यहां पर देखिएगा उज्जैन संभाग से होकर गुजरने वाली, जैसे कि रतलाम, ठीक है, यहां से देख सकते हैं, यहां से रतलाम से होकर, ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका आंसर देख सकते हैं, ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए बुंदेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए, चलिए इस पे भी विचार कीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर दूसरा आपके स्क्रीन के सामने है, आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए बुंदेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए कि पठार का ढाल उत्तर की ओर है, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, या इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, इस पठार की प्रमुख नदियां धशान, उर्मिल, केन आदि हैं, ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा, आंसर का जवाब दीजिए। चलिए जल्दी से देखिए, मैं साइड हट जाता हूं, थोड़ा कमेंट आपके देख पा रहा हूं, बेटा आपस में बात ना करें, जल्दी से आप लोग आंसर दे दें, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर कौन सा होगा, डी नंबर इसका आंसर सही होगा। कौन सा सही होगा, डी नंबर। कहता है 1 2 4 सही है। हम बात करेंगे बुंदेलखंड के पठार की। बुंदेलखंड के पठार के बारे में विचार करें तो पठार का ढाल उत्तर की ओर है, यह आप देखिएगा, यह बात भी क्या है, यह बात इसमें क्या है, जो डी नंबर में है सही है, ठीक है। जैसे और बात करते हैं, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, मैंने अभी बताई थी पिछले क्वेश्चन में, तो यह बात भी सही है। इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर, इस पठार में हम कहेंगे कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली नहीं पाई जाती, काली नहीं पाई जाती, इसमें मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, काली भी है, पीली भी है, और इसके अलावा आप देखेंगे लाल भी है, तो हम इसमें मिश्रित मिट्टी आंसर इसका होगा। कौन सी मिट्टी पाई जाती है बेटा, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, तो आप याद रखना इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, मिश्रित मिट्टी पाई जाएगी, तो हमारा ये वाला तो सही नहीं होगा। इस पठार की प्रमुख नदियां धशान है, उर्मिल है, केन है आदि है। देखना धशान और ये उर्मिल ये छोटी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। केन ये कटनी से निकलने वाली है, ये केन कटनी से निकलती है, और ऊपर आप देखते हैं छतरपुर पन्ना होकर जाएगी, और ये एरिया जो है बुंदेलखंड के अंदर आता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि केन की ये सहायक नदियां, और केन खुद यह बुंदेलखंड से निकलकर ऊपर की ओर बुंदेलखंड की ओर जाती है, फिर जाकर यह यमुना से मिल जाती है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, और ये वाला भी सही है, क्योंकि बुंदेलखंड का ढाल तो ऊपर की ही है, क्योंकि वहीं से तो पास में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में यह यमुना है, और यमुना में जाकर नदियां मिलती हैं, स्वाभाविक सी बात है यह उसका ढाल उत्तर की ओर ही होगा। तो आप इससे इन तीनों को आंसर आप देख सकते हैं, और आंसर 1 2 4 सही होगा। तीसरा नंबर सही फिट नहीं बैठा, क्योंकि मिट्टी है मिश्रित, काली नहीं है, काली तो सिर्फ मालवा में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा मध्य भारत पठार के बारे में विचार कीजिए, चलिए इस पर भी विचार कीजिए जरा, चलिए जल्दी विचार कीजिए मेरे साथियों, विचार ही तो आपको करना है, क्योंकि अगर विचार सही होंगे तो आपको अच्छा जीवन में कुछ ना कुछ आप अच्छा जरूर बनेंगे, ठीक है। तो विचार और आपके आचरण अच्छे होना चाहिए, तो बस वही विचारों को देखते हुए इन पर भी विचार कीजिए कि पठार की मुख्य नदी सोन है। मध्य भारत के पठार के बारे में विचार करना है कि इसकी जो मुख्य नदी है सोन है, कछारी और जलोढ़ मृदा अधिकता है, सरसों उत्पादन के कारण सरसों की हांडी भी कहा जाता है, इस पठार में विषम जलवायु पाई जाती है। तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए, आप सही बताइएगा। चलिए तीसरे का आंसर दीजिएगा, मैं साइड हट जाता हूं, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 2 3 और 4। 2 में क्या बात है, कछारी और जलोढ़ मृदा पाई जाती है, एकदम सही आंसर है। यह बात सही है कि जी आप देखिएगा मध्य भारत के पठार में यहां पर कछारी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए यह बात सही है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। आप जानते होंगे, अगर हम बात करें तो जो कछारी और जलोढ़ मृदा है वो कैसी मृदा होती है, आप जानते हैं क्या? देखिएगा ये मृदा कैसी मृदा होती है तो आपको बता देते हैं। चलिए आपको बता देते हैं। देखिएगा, एक सेकंड, यहां पे थोड़ा सा ऐसे यहां पे बना लेते हैं ऊपर की ओर। देखिए, या तो ऐसे ही लिख देते हैं, जगह कम है, बहुत सारा लिखना पड़ेगा। देखो, बात करते हैं हम जलोढ़ मृदा। सर जलोढ़ मृदा क्या होती है, पहले इसके बारे में बताओ, फिर हम डायग्राम में आप इसको बता देंगे। देखिए, जलोढ़ मृदा नाम आप सुन पा रहे हैं, यह जो जलोढ़ मृदा होगी आप देखिएगा, यह मृदा नदियों के द्वारा लाए गए, क्या है, नदियां जो अपने साथ मलबा लाती हैं उसी से बनी हुई मृदा होती है, जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा यदि भारत की बात करी जाए तो भारत में 43% क्षेत्रफल पर भारत में पाई जाती है और भारत की यह सबसे उपजाऊ मृदा है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें साथियों, तो मध्य प्रदेश में लगभग 3% क्षेत्रफल पर यह पाई जाती है, और जहां पर यह पाई जाती है वो क्षेत्र है क्या, उस क्षेत्र का नाम है मध्य भारत का पठार। कौन सा है? मध्य भारत का पठार। ठीक है, तो इस जलोढ़ मृदा में आपने यह सीखा कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो नदियों के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस मिट्टी का निर्माण होता है। अभी बहुत कुछ इसमें सीखना है। ठीक है, मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अलावा आप यह कहेंगे कि सर फिर कछारी मिट्टी क्या होती है, तो देखिएगा, नदियां जब यहां पर अपर्दन कर देती हैं, इसी मिट्टी को अपर्दित कर देती हैं, यानी जब नदियां बाढ़ लाती हैं तो फिर एक नई मिट्टी का जन्म हो जाता है, जिसे हम कछारी मिट्टी कहते हैं। यानी इसी मिट्टी जलोढ़ में जब नदियां आईं और चंबल नदी आई और बाढ़ लाई, और जब लाई बाढ़ तो फिर क्या हुआ, उसको अपर्दित कर दिया, और जिससे जो एक नई मिट्टी का जन्म हुआ उसे कछारित कर दिया, अपर्दित कर दिया, और जो नई मिट्टी बनी उसका नाम कहलाया कछारी मिट्टी। तो ये कछारी मिट्टी जो है इसी से ही बन जाती है, इसी जलोढ़ के अपर्दित होने से, या हम कहें कि नदियों के बाढ़ से बनी मिट्टी है ये कछारी मिट्टी। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सरसों उत्पादन में के कारण यह सरसों की हांडी कहा जाता है। जी बिल्कुल सही होगा, यह भी सही था, यह भी सही होगा कि इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। जैसे मालवा को गेहूं की डालियां, उसी प्रकार साथियों इसे भी कहा जाता है सरसों की हांडी, क्योंकि सरसों का उत्पादन अच्छा होता है। इस पठार में विषम जलवायु पाई जाती है। जी बिल्कुल विषम जलवायु पाई जाएगी। यहां पर आप देखिएगा कि काफी विषमता पाई जाएगी ठंडी, गर्मी और वर्षा में, इसलिए हम कहेंगे यहां पर जलवायु कैसी होती है, विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो हम इस तरह समझ सकते हैं, ठंडी अधिक, गर्मी अधिक और वर्षा कम होती है, इस प्रकार इसे हम विषम जलवायु के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, तो चट्टानों का हमको बताना है, आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना, उपरोक्त सभी। तो हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो देखिएगा हमारे मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो इसका आंसर देना बेटा, आंसर देना। अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे भारत में 6 प्रकार की चट्टानें हैं। भारत में कितनी हैं? भारत में 6 प्रकार की, भारत में आप देखिएगा कि 6 प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यदि हम बात करें वो चट्टानें कौन सी हैं, तो देखना बेटा, आर्कियन क्रम की चट्टानें, जल्दी से करना, इसके अलावा भी आप बहुत सारा इसमें पढ़ लोगे। आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा कौन सी होगी? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, चौथी कौन सी होगी, जल्दी से बताना। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें, और पांचवी कौन सी होगी, जल्दी बताना। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और छठवीं होगी दक्कन ट्रैप की चट्टानें। कौन सी? दक्कन ट्रैप की चट्टानें। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये 6 चट्टानें हैं जो कि हमारे मध्य प्रदेश में भी ये 6 की 6 पाई जाती हैं, और यही 6 चट्टानें जो हैं ये मध्य प्रदेश में भी पाई जाती हैं। तो आंसर सही होगा उपरोक्त सभी, और इनके बारे में अभी बाद में वर्णन किया जाएगा। ठीक है, चलिएगा। बुंदेलखंड नीस किस चट्टानों में पाई जाती है, तो बुंदेलखंड देखिएगा, यदि हम बात करें तो इसका आंसर आप दें पहले, फिर हम इसके बारे में बताते हैं। बुंदेलखंड नीस किन चट्टानों में पाई जाती है? बुंदेलखंड नीस, जल्दी से बताइएगा किन चट्टानों में पाई जाती है?
आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताएं बेटा, फटाफट आप आंसर दिया करिए। चलिए, बुंदेलखंड नीस किन चट्टानों में पाई जाती है, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर जो होगा वो यह है साथियों, आर्कियन। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे सर नीस क्या होता है, ठीक है, थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, इस पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं, जो कि ये चट्टानों से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इंडिया लेवल का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, सब कुछ यहीं पर क्लियर कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा कहानी है, 2 मिनट लूंगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, देखना कैसे। चट्टाने होती क्या है, तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो चट्टाने की परिभाषा सीधे सीधे कहें देसी शब्दों में तो वह कठोर संरचना है जो हम जो भूपर्पट्टी के ऊपर देखते हैं, तो वही चट्टान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये चट्टानें कौन कौन सी होती हैं, जो मूल रूप से जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ या ब्रह्मांड बना तो हमने 3 प्रकार की चट्टानें ही देखी थी। पहली थी आर्कियन क्रम की चट्टानें, जब निर्माण हुआ तो हमने 3 प्रकार की ही चट्टानें देखी, यह हमारे इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो जो पहली चट्टानें थी जिसे हम कहते थे अग्निय चट्टानें, क्या कहते हैं, अग्निय चट्टानें, ठीक है। दूसरी जो थी, शॉर्ट में लिखूंगा, टाइम नहीं है इस वजह से ज्यादा क्वेश्चन अपन कर पाए, अवसादी चट्टानें। और तीसरा है रूपांतरित चट्टानें। अपन बहुत सारा इसमें पढ़ेंगे, अगर अच्छा सेशन लग रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा अगर लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपकी जो जैसे भी आपकी इच्छा हो। देखिएगा, अग्नेय चट्टानें उन्हें कहा जाता है जो बेटा आग से बनी होती हैं। पृथ्वी हमारी एक आग का गोला थी, जब ब्रह्मांड बना तो वह भी एक महाविस्फोट का द्वारा बना और आग का गोला था, और पृथ्वी भी आग का गोला था। और जब आग था तो पहली जो चट्टान थी वो है अग्नेय चट्टानें। दूसरी, जब आग ठंडी हुई तो फिर उसमें से एक चट्टान बनी, और धीरे धीरे देखिएगा कि उसमें लेयरदार टाइप की चट्टान बनी, इसलिए उसे हम कहते हैं अवसादी चट्टानें। फिर समय के साथ वो चीजें बदल गई तो उसे हम कहते हैं रूपांतरित, या इसी को ही कहा जाता है कायांतरित चट्टानें। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कायांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानों की यदि बात करें तो आप देखिएगा ये अवसादी चट्टानें जो हैं, ये आप देखिएगा इसमें जीवाश्म जो है वो नहीं पाया जाता। और भला पाया भी कैसे जाएगा, पाया भी कैसे जा सकता है, क्योंकि आग में कोई जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए जीव के अंश नहीं पाए जाते, इसमें जीवांश पाया जाता है और इसमें भी पाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अग्नेय चट्टानें ही हैं जो कि आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, मैं बताना ये चाहता था, क्योंकि जैसे आप और हम लोग हैं, समय के साथ अपने आप को बदलते हैं। जैसे आप देखिएगा, पहले आपके भी गाल चिपके रहे होंगे, बाल जो आज खड़े हैं वो कभी चिपके रहे होंगे, लेकिन समय के साथ आपने अपने आप को बदला। ठीक है, और धीरे धीरे आप बदलते भी जाएंगे, सही भी है, समय के साथ इंसान को बदलना भी चाहिए। और इसी प्रकार से ये चट्टानें भी अपने आप को समय के साथ बदलती जा रही हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक आपदाओं नग्न अवस्था में पड़ी हैं, ठंडी गर्मी धूप बरसात सब झेल रही हैं, उसके वजह से बदलती जा रही हैं और इसी से ही निकल कर आ रही हैं। आपने देखा यह जो आर्कियन क्रम से चट्टानें, और इस प्रकार आप देख सकते हैं, यह आप देख सकते हैं कि आर्कियन से निकली धारवाड़, और इसी प्रकार जो क्रम है अभी मैंने बताया था, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन। ठीक है, तो इसी प्रकार एक से बढ़ के दो से तीन, तीन से चार, ऐसे एक से दूसरे से परिवर्तित होकर बनती जा रही हैं। और यह नीस जो है इसी का एक रूप है, परिवर्तित रूप है। इसीलिए तीसरी चट्टान को जो हमने कहा है रूपांतरित और कायांतरित, और इसी का ही ये एक रूप है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं नीस जो है वो ग्रेनाइट से बनकर यह नीस बना है, और ये आर्कियन क्रम का ही या अग्नेय शैलों का ही ये क्या है, एक रूप है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है, एक नया प्रश्न। ठीक है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है, आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। बॉक्साइट, हीरा, मैग्नीज, रॉक, फॉस्फेट। चिल्पी होता है बालाघाट में, क्योंकि जो चट्टानें हैं उसमें श्रेणियां होती हैं। श्रेणी मतलब समझते हैं लगातार एक पठार, एक पर्वत, ठीक है, या चट्टान नुमा स्थिति, और उसी को ही हमने कह दिया श्रेणी। और श्रेणी के अंदर अगर हम बात करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिएगा कि यह मैग्नीज जो है, यह मैग्नीज इसका सही आंसर होगा, क्योंकि धारवाड़ जो चट्टानें आपको दिख रही हैं, धारवाड़, इसी धारवाड़ से 3 श्रेणियां आप देखेंगे। इसमें बार बार आपको यहीं से प्रश्न आएगा और मैं आपको यहीं पर बता पाऊंगा, जिससे अगला प्रश्न आप अच्छे से हल भी कर पाएंगे, और इसके अलावा भी एग्जाम में जो प्रश्न आएगा तो आप हल कर पाएंगे। देखिएगा, जैसे
आप देख सकते हैं धारवाड़। बेटा धारवाड़ के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर इस चट्टान के अंदर कई श्रेणियां हैं, जैसे सौंसर, शौनसर, ठीक है, शौनसर श्रेणी, जैसे आपने देखा शंकोली श्रेणी, जैसे आपने देखा शंकोली श्रेणी, ठीक है, जैसे आप देखेंगे कौन सी, जैसे कि ये पूछा ही गया है चिल्पी श्रेणी। कौन सी श्रेणी? चिल्पी। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये श्रेणियां कहां पर आपको दिख रही हैं, तो हम कहेंगे कि हमको बेटा ये श्रेणियां दिखती कहां पर हैं, जो सौंसर दिखती है हमको छिंदवाड़ा में। कहां पर पाई जाती है? छिंदवाड़ा में। नहीं कहते हैं कि सांस में तेरी सांस आई तो मेरी सांस छिन गई, यानी ऐसा हम कह दीजिए, ऐसा जोड़ लीजिए और ऐसा जोड़ लीजिए कि सांस अगर किसी से छिन जाए तो छिनने से छिंदवाड़ा हो गया और वो फिर आदमी भी ऊपर भगवान को प्यारा हो गया। तो बस आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि सांसें छिन जाती हैं और छिनने से छिंदवाड़ा याद रखना। अभी कोहली जी आए हैं, अभी यहीं आए हैं इंदौर में, और इंदौर में अभी आए हैं, यानी मध्य प्रदेश में आए हैं, और कोहली जो है बहुत बलशाली आदमी है और कैसे सेंचुरी लगा देते हैं आप जानते हैं ना। तो इसलिए कोहली को याद रखना कि ये बहुत बल है, कोहली साहब में बहुत बल है, और जब भी आते हैं आप देखिएगा सेंचुरी लगाते हैं तो जब बल है, बहुत बल है, तो जबलपुर में हो गया कोहली श्रेणी, कोहली श्रेणी यानी शंकोली श्रेणी। चिल्पी, शिल्पी, शिल्पी से चिल्पी, चिल्पी यानी शिल्पी कोई लड़की है, और ज्यादातर लिंगानुपात जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात है वो बालाघाट जिले में ही है, इसलिए चिल्पी श्रेणी जो है वो कहां होगी? बालाघाट में होगी। कहां होगी बेटा? बालाघाट में होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? बालाघाट। और इसी पर ही आप देखेंगे ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें, सबसे ज्यादा अच्छा खनिज पूरे भारत में इन्हीं चट्टानों से निकाला जाता है, इसलिए मैग्नीज जो मध्य प्रदेश से निकलता है वो भारवेली खदानों से निकलता है। खदान का नाम भारवेली है, ठीक है, खदान का नाम क्या है? भारवेली, जो कि जिला बालाघाट, चट्टान धारवाड़, और यहीं से निकलता है मैग्नीज, ये, ठीक है। और इसका प्रश्न क्या था? चिल्पी क्रम कहां पर है? मैग्नीज के अंदर आएगा इसका आंसर, क्योंकि मैग्नीज निकलता है बालाघाट से, इसलिए चिल्पी श्रेणी कहां थी? बालाघाट में थी। आंसर तक आप पहुंच चुके हैं, मैंने पहुंचाया, और यहां जितनी भी बातें बताई हैं हर प्रकार से एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इन बातों को बहुत विशेष तौर पर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, धारवाड़ चट्टानों के बारे में विचार कीजिए कि इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। आर्कियन चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हुआ है। इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें नहीं कहा जाता है। सही कूट कौन सा है? देखिए वही बातें चल रही थी, अब प्रश्न भी आ गया, तो जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। अब आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए तो जल्दी दीजिएगा बेटा, आंसर दीजिएगा। मैं साइड हट जाता हूं, आप आराम से आंसर दीजिए, ठीक है। सोचकर थोड़ा पढ़ लीजिए, ये कूट वाले शब्द हैं, ये हमको फंसा देते हैं, ठीक है, ये हमको फंसाने का काम करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो हमको फंसना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर जो सही है वो यह है, समझा देंगे अभी, कि इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर पड़ा, ठीक है। इनका नामकरण जैसे हमारा और आपका भी नाम है, जैसे हमारा नाम हमारे मम्मी पापा ने रखा, किसी का नाम दादा दादी ने रखा होगा, वैसे हर व्यक्ति हर जगह हर किसी न किसी चीज का नामकरण होता है। तो वैसे धारवाड़ का नाम जो पड़ा है वो धारवाड़ कुड़प्पा जिले कर्नाटक के कर्नाटक के धारवाड़ जिले, ऐसा कहेंगे, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, ठीक है। तो आपने देखा, और आपको मैं बता दूं यह धारवाड़ बहुत महत्वपूर्ण चट्टान है, क्योंकि सभी चट्टानों में से सबसे अच्छी, समृद्ध और सबसे जो ज्यादा खनिज है वो यहीं से निकलता है, जमीन के अंदर से, इन्हीं चट्टानों से। और केजीएफ मूवी आपने देखी है क्या? जल्दी से बता दो, सबने देखी होगी केजीएफ मूवी। तो उसमें आपने देखा था कि जो सोना निकाला जा रहा था वो इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निकाला जा रहा था। जो खदानें हैं देश के अंदर, कर्नाटक के अंदर, वो है कोलार और हट्टी की खानें, जहां से सोना निकाला जाता है। और जिले का नाम क्या है? धारवाड़। तो कर्नाटक के एक जिले का नाम है धारवाड़, और इसी जिले के नाम पर इस चट्टान का नाम रखा गया, और नाम क्या है? धारवाड़, ठीक है। तो ये धारवाड़ के नाम पर इसका नामकरण किया गया। साथ ही साथ यहां पर और भी है, यह आप देखिएगा विल्लौरी, विल्लौरी, ठीक है, विल्लौरी, चलिएगा, यह भी एक जिला है, ठीक है। तो कर्नाटक में धारवाड़, वेल्लोरी, इन जिलों के यह जो कि जहां पर सोना निकाला जाता है साथियों। तो धारवाड़ को आप याद रखना, कोलार और हट्टी की खाने याद रखना, कोलार और
हट्टी की खाने याद रखना, जो कि खदान सोना जहां से निकलता है इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, ठीक है। और जिले धारवाड़ हैं, विलौरी हैं, एक जिला और लिख सकते हैं शिमोगा, शिमोगा। ये 3 जिले हैं जो कि बड़े फेमस हैं जहां से सोना निकलता है। तो देश की बात हो गई, अब आते हैं मध्य प्रदेश की ओर। आंसर 1 और 2 सही है। इनका नामकरण हमने बता दिया, आर्कियन चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है, जी बिल्कुल हुआ है। जैसे आप अपने पिता, यानी आप जो है, आप लोग जो मेरे को देख रहे हैं ना बेटा, जैसे मैं भी अपने पिता का बेटा हूं, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। वैसे अब मेरा जो बेटा या बेटी होगा तो मेरा कहलाएगा। उसी प्रकार से आर्कियन से निकली धारवाड़, अब धारवाड़ से निकली कुड़प्पा, तो बस ये क्रम चलता जाएगा, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, समझ गए, ठीक है। तो वैसे ही ये क्रम चलता जाएगा। तो कुड़प्पा के, यदि हम धारवाड़ के पापा कहलाए आर्कियन, है ना, समझ रहे हो। अब धारवाड़ भी किसी के पापा होंगे, तो धारवाड़ किसके होंगे, कुड़प्पा के होंगे, ठीक है। और इसे शॉर्ट में याद करना है तो आप शॉर्ट में भी याद कर लेना, अंधा कभी गोद में, क्या याद कर लेना, अंधा कभी, बोलो, अंधा कभी गोद में। अब किसकी गोद में है मैं नहीं जानता, लेकिन आपको ये बहुत कुछ सिखा जाएगा। देखो कैसे, आ से आर्कियन, धा से धारवाड़, का से कुड़प्पा, वी से विंध्यन, गा से गोंडवाना, दा से दक्कन। तो आप याद कर लेना कि धारवाड़ का पापा आर्कियन और कुड़प्पा का पापा धारवाड़, विंध्यन का पापा कौन, कुड़प्पा। तो ऐसा क्रम चलता जाएगा, सब एक दूसरे के ऐसे आगे पीछे सब लगे हुए हैं, एक से निकला 2 और दूसरे से तीसरा, ऐसा करके आगे बढ़ते जाइएगा। चलिए, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है। भैया अब ये तो हम ऐसे चुटकियों में बता देंगे, जल्दी बताइए, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है। हमने सर चट्टानें पढ़ ली हैं, अब आप पूछो तो सही, जहां से पूछोगे वहां से बता देंगे, और जहां से नहीं भी पूछोगे वहां से भी बता देंगे। जैसे कि धारवाड़ होगा, आर्कियन होगा, कुड़प्पा होगा, गोंडवाना होगा। तो देखो बेटा, ये पन्ना जो है आप समझ लेना कि नक्शे से थोड़ा बता दूं तो देखिएगा आगे की भी लाइन आपकी क्लियर रहेगी, दूसरे प्रश्नों की भी, ठीक है, दूसरे प्रश्नों की भी लाइन क्लियर रहेगी, ठीक है। तो चलो लाइन क्लियर कर लें, और यहां से कुछ भी पूछे तो हमारे से छूटना नहीं चाहिए, हमारे को तो यही ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ छूटे ना पाए। जब कुछ छूट जाता है तो बाद में बड़ा दुख लगता है बेटा। तो याद रखना कि चलो समझ लेते हैं कि ये कहां पर है। देखिएगा, जो कुड़प्पा की बात हो रही है, ये कुड़प्पा की जो बात चल रही है, आप देखिएगा ऐसे इसे बनाएंगे, 1 सेकेंड, देखिएगा, ये तो ऐसा क्षेत्र है जहां पर कौन सी चट्टानें हैं, यहां पर है आर्कियन, यही सबका पापा है आर्कियन, और इसका भी पापा अग्नेय है, ठीक है। तो ये पापा जी हैं, अभी जो 6 प्रकार की चट्टानें हैं उनके पापा तो ये, और इसका भी पापा अग्नेय है, वहां से भी निकली ये, है ना, ऐसे समझना। अब हम बात करते हैं कुड़प्पा की, चलो देखते हैं कुड़प्पा भाई कहां है। तो ये कुड़प्पा भाई जो है वो यहां पर है, 1 सेकेंड, है ना, चलिएगा कलर बदल दें, ये है कुड़प्पा, इन्हें हम कहेंगे कुड़प्पा, ठीक है। चलो, तो ये आप जो लाल कलर से देख पा रहे हो मैप में, यही कहलाएगा कुड़प्पा, ठीक है। चलो, तो यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये कुड़प्पा कहलाएगा, ठीक है। ये दूसरी चट्टानें, इन पे अभी चर्चा नहीं करिएगा, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है। यहां पर कौन सी है बनाई देता हूं, अब थोड़ा सा बनाई देता हूं बेटा, तो आगे क्या आपको अच्छा रहेगा, कलर चेंज कर ले, थोड़ा अच्छे अच्छे कलर रख ले जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। ये है धारवाड़, ठीक है, ये है धारवाड़, इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिएगा, तो इनके नाम लिख लेते हैं, ये है धारवाड़। अब आज के बाद आप नहीं भूलेंगे धारवाड़, जो बहुत ही अच्छा खनिज है इसमें, ठीक है, अच्छे खनिज के रूप में जाना जाता है। और यहां पर मैंने बताया ही आपको, ये है कुड़प्पा। और चलो अब इस पे चर्चा कर लेते हैं।
कुड़प्पा। किसी फिर कभी आपसे जब मुलाकात होगी बहुत ही शानदार विधिवत तरीके से बेसिक रूप में बहुत ही सुंदर डायग्रामों के साथ आपको कभी हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। तो चलिए, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें ये हैं और ये आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश का पन्ना फेमस है, हम हीरे के लिए बहुत फेमस है साथियों। आप और हम लोग सब हीरा, हमारा हीरे के लिए हम मध्य प्रदेश वाले कहाँ फेमस है पूरे भारत में और पूरे विश्व में, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग होते हैं हीरा। इसलिए आप याद रखना कि आपके यहाँ ज्यादा निकलता है हीरा, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, जैसे आप सब लोग हीरा हो ना अपने गांव समाज, अपने मम्मी पापा के लिए, ठीक है। तो वैसे ही हीरा ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से निकलता है और पन्ना जिले से निकलता है बेटा, पन्ना जिले से निकलता है। मझगमा और यदि हम याद रखें तो इसके अलावा मझगवा के अलावा हिनौता की खाने और मझगवा की खाने यहाँ इसके लिए बहुत फेमस हैं। तो आप याद रखना, मैंने शॉर्ट में यह बता दिया, हिनौता और मझगवा की खाने, पन्ना जिला, कुड़प्पा चट्टाने। और अगर श्रेणी पूछे, श्रेणी तो श्रेणी वही श्रेणी है जो अभी आपको मैंने धारवाड़ में पढ़ाई थी कई, लेकिन इसमें अलग है श्रेणी, क्योंकि कुड़प्पा से निकलती है बीजावर श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोलोगे? बीजावर, ठीक है। तो हम लिखेंगे कौन सी श्रेणी इसमें है, यह बीजावर श्रेणी। तो जब कभी श्रेणी पूछे तो बता देना है बीजावर, और यदि आपसे पूछे कि चट्टान बताओ तो कुड़प्पा, जिला बताओ तो पन्ना, खदाने बताओ तो मझगवा की खाने, यहाँ हिनौता की खाने बड़ी फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं, सब कुछ इसमें से आपको ने बता दिया, सब कुछ हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए एक बार कमेंट देख लेते हैं, एक बार सभी के कमेंट देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, कुड़प्पा चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। चलो फिर से विचार करते हैं और विचारों में अच्छे विचार रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कुड़प्पा चट्टानों, अरे वही तो है यार जो अभी हमने पढ़ा था, तो काई के लिए घबराना, जल्दी बताओ। इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर रखा गया क्या? नहीं भैया नहीं रखा गया। कुड़प्पा चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से हुआ है क्या? हाँ भाई, ये धारवाड़ इसका पापा है, तो जी बिल्कुल ये वाला सही होगा, ठीक है। इन चट्टानों में हीरा पाया जाता है, जी सर पाया जाता है, मध्य प्रदेश के हम हीरा है और हीरा इसी से निकलता है, तो ये भी याद रखिएगा। सही कूट का जवाब दीजिए, कौन सा वाला सही होगा, जल्दी बता दो। अब आप लोग तो खुद ही बता सकते हो ना, ठीक है, जल्दी बताइएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसका जो आंसर सही होगा ये वाला होगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले पर रखा गया। जी बिल्कुल सही रखा गया है, मेरे को थोड़ा धोखा हो गया था, क्षमा करिएगा, मैंने तो उसका याद कर लिया था धारवाड़ का भी नामकरण किया गया है कर्नाटक के धारवाड़ जिले पर, और यहां पर तो आंध्र प्रदेश लिखा है ना, ठीक है, तो वही धोखा हो गया था। कोई नहीं, तो ये वाला भी सही है, क्योंकि यह आंध्र प्रदेश के देखिएगा, आंध्र प्रदेश के यह जिले कुड़प्पा के नाम पर इसका नाम रखा है कुड़प्पा। तो सही आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि जैसे धारवाड़ का नाम था कहां से, कर्नाटक के धारवाड़ जिले से, उसी प्रकार कुड़प्पा का भी नाम है आंध्र प्रदेश के यह कुड़प्पा जिले से, ठीक है। कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? नचना कुठारा मंदिर, भोजपुर शिवलिंग मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर या सांची का स्तूप? देखिएगा, तो मध्य प्रदेश के विंध्यन क्रम की चट्टानों से लाल बलुआ पत्थर, विंध्यन क्रम की चट्टानें ये भी बड़ी फेमस है अपने आप में, ठीक है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों की यदि बात करें बेटा, तो आप देखना, थोड़ा पीछे वाले प्रश्न में आऊंगा, और ये आपको मिलेंगी विंध्यन क्रम की चट्टानें यहां पर, कहां पर? यहां पर मिलेगी विंध्यन क्रम की चट्टानें, और ये है विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है विंध्यन क्रम की चट्टानें, और यहां पर आप देखेंगे कि यह कौन सी है, यह देखिएगा, यह है दक्कन टाइप की चट्टानें। तो यहां थी दक्कन, यहां थी विंध्यन, तो आप याद रखना ये वही विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। चलिए, तो यहां पूरा नक्शा बना था तो मैंने यही बता दिया। ये थी, आप देखिएगा, आर्कियन, ये लाल कलर की थी कुड़प्पा, ये है गोंडवाना, ये है दक्कन, ये है विंध्यन, ये है धारवाड़, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम था क्या? गोंडवाना। अभी इसका भी प्रश्न आएगा, ठीक है। तो पहले ही बता देता हूं, ये लिखा है दक्कन, ये है धारवाड़।
मारवाड़, ये लिखा है। ठीक है, तो 6 चट्टानें हो गई। तो विंध्यन से जो हमारा प्रश्न क्या बन रहा था देख लेते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश विंध्यन क्रम की चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर जो मिलता है उसका आंसर होगा सांची का स्तूप। कौन सा सही होगा बेटा? सांची का स्तूप। पता है क्यों? क्योंकि सांची का स्तूप जो बना है वह लाल बलुआ पत्थर से बना है और यह विंध्यन क्रम की चट्टानें फेमस ही हैं चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर के लिए। यह हमारे अगर बात करें तो यह हमारे भवन निर्माण के लिए ज्यादा इसमें से सामग्री, जो हमारे भवन निर्माण के लिए जो सामग्री लगती है वो इसी विंध्यन क्रम की चट्टानों से निकलने वाली इन चीजों से होता है, हमारा घर बनता है। तो जो यह चूना पत्थर हो, बलुआ पत्थर हो, या हम देखते हैं कि यह इन सारी चीजों से सांची का स्तूप बना है। और यह सांची का स्तूप आपको पता है यह है रायसेन जिले में। कौन से जिले में? रायसेन जिले में। सांची के स्तूप को यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया है? यूनेस्को आपको बताया था, ओ से ओ के बाद पी फॉर पेरिस, फ्रांस पेरिस में इसका मुख्यालय है। 1945 में एस्टैब्लिश हुआ है और भारत इसमें 46 में शामिल हुआ है। तो आप याद रख सकते हैं सांची का स्तूप जो है यह कब शामिल हुआ है, तो बताइएगा। भारत, यह यूनेस्को में सांची का स्तूप शामिल हुआ है 1980। कब? 1989 में। कब शामिल हुआ है? 1989 में यह शामिल हुआ है सांची का स्तूप। नचना, ये पन्ना में है मंदिर, ये पन्ना में है मंदिर। भोजपुर सबको पता है, रायसेन में है, रायसेन में है, रायसेन में है। इसे मध्य प्रदेश का यह सोमनाथ भी कहा जाता है, बहुत ऊंची शिवलिंग है। पशुपतिनाथ मंदसौर में है, इसे भी याद रखना, मंदसौर में है। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसे याद रख सकते हैं। चलिए, बहुत सारी जानकारी मैंने आपको यहां पर दी, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रश्नों को एक साथ हल कर पा रहे हैं। निम्नलिखित में 2 कथनों को दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिकथन ए, मध्य प्रदेश के सीमेंट उद्योग का विकास विंध्याचल क्षेत्र में सतना, रीवा, कटनी जिले में अधिक हुआ है। अधिकन आर, विंध्याचल चट्टानों में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं। ए और आर दोनों सही है कि नहीं है? आर ए का सही व्याख्या करता है कि नहीं? ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। चलो, तो इसका आंसर बता पाएंगे क्या आप लोग? चलिएगा, तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो ये होगा, ए और आर दोनों सही हैं। पूछो कैसे? ए, मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विकास विंध्याचल क्षेत्र में सतना, रीवा, कटनी जिले में हुआ है। तो अरे भैया क्यों ना हो, अभी तो इससे पहले वाले प्रश्न में पढ़ा कि विंध्याचल श्रेणियों से या विंध्याचल पर्वत से निकलता है क्या, या विंध्याचल चट्टानों से निकलता है क्या? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। और सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट बनाने के लिए इन्हीं सब चीजों की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसलिए यही वही जिला है कि यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियां भी ज्यादा हैं, क्योंकि विंध्याचल यहाँ पर ये क्या पाई जाती हैं? चट्टानें पाई जाती हैं, जिस वजह से यह सीमेंट के लिए फेमस है। आंसर ए सही है। आर की बात करें तो आर कहां गया? ये है, विंध्याचल चट्टानों में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की अधिक भंडार पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो ये बात सही है। और ए आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे? विंध्याचल चट्टानों में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर अधिक भंडार पाए जाते हैं। जी भैया, पाए जाते हैं तभी तो हम निकालेंगे, तो आर ए की सही व्याख्या करता है और इसीलिए सतना, रीवा, कटनी जिले में अधिक हुआ है इनका क्या? सीमेंट उद्योगों का निर्माण। जी बिल्कुल सही है, समझ में आया ना? यह इसकी बात को सत्य कर रहा है, यानी आर वाला यह एक ही सहमत है, यानी जब वहां पर पाई जाएंगी ये चीजें, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, तभी तो हम वहां पर सीमेंट उद्योग लगाएंगे। प्रश्न यही कह रहा था, इसलिए आपको आर ए की व्याख्या करता है, यह बात सत्य है। मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है, पेंच घाटी, सोन घाटी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। देखिए बेटा, पहली बात तो कोई चीज अगर निकलेगी जमीन से, क्योंकि खनिज है, तो खोदेंगे, खनन करेंगे, तभी तो निकालेंगे। और जब निकालोगे, खोदोगे, तो जो ऊपर चट्टान होगी उसका नाम होगा, नाम है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और हमारे जो देश में या हम कहें मध्य प्रदेश में जहां से भी कोयला निकलता है वहां लगभग गोंडवाना क्रम की चट्टानें ही है।
इसमें गोंडवाना वाली चट्टानों का एक बहुत अच्छी बात है कि ये कहते हैं कि हम वहीं रहेंगे जहां पर नदी घाटियां होंगी। इसलिए भारत के संदर्भ में बात करें तो यह दामोदर नदी घाटी हो या महानदी घाटी हो या गोदावरी नदी घाटी हो, इन्हीं के आसपास इन्हीं नदी घाटियों में पाई जाती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और भारत में यही इन्हीं चट्टानों से निकाला जाता है कोयला। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं तो पेंच घाटी कहने का मतलब पेंच महाराष्ट्र वाला पेंच, जहां सिवनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, और वहीं से और सोन घाटी जहां से सोन और नर्मदा और यह क्षेत्र जो कि जहां पर अमरकंटक चोटी अनूपपुर जिला, वहां पर से यह चट्टानों से इन कोयला निकाला जाता है और वास्तव में ये चट्टानें वहीं पर पाई जाती हैं। इसलिए इनका आंसर सही होगा उपरोक्त दोनों 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 दोनों। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर समझ में आया हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिएगा, आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक भी करिएगा, ठीक है, और शेयर तो अपने मन से कर दिया करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखो कौन सा सही होगा, महादेव। महादेव, देवों के देव महादेव, जल्दी बोलो जय महाकाल, ठीक है। कालों के काल काल और देवों के देव महादेव। चलो इसको थोड़ा बता देते हैं, इसका भी आपको लाइन क्लियर कर दें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, ठीक है। चलिए, अब कभी ना भूलेगा ऐसा, लाइन क्लियर का मतलब है कि कभी ना भूले। चलो, देखो जल्दी से देखना, समय का अभाव रहता है, बताने में फिर चीजें ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, जितना भी पढ़ें अच्छा पढ़ें, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है, ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार आप देख सकते हैं बेटा, ये है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंदर हमने देखा कि इसे सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी को 3 श्रेणियों में हमने बांटा। ये वाली जो है ये है राजपीपला, यदि हम बात करें क्या ये बीच वाली का नाम बताओ सर, इसका नाम है महादेव, देवों के देव महादेव, और तीसरे वाले का नाम बता दो सर जल्दी से, तो इसका नाम है मैकाल। देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल पीते हैं, पीने से आप जानते हैं कि उनका जो भी प्रसाद है सब जहरनुमा है, तो पीने से याद रखना राजपीपला, भांग पीते हैं ना, तो राजपीपला और पीने से राजपीपला, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, ये सब एक साथ रहते हैं, नाम ही है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, वो भगवान शिव। जय हो महाकाल की, जय महाकाल, एक बार बोल दीजिए जय महाकाल। तो मैकाल, ठीक है, याद रखना। अब हम इससे प्रश्न ये पूछ रहा है कि यह चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखो आंसर देखो, आंसर सही होगा पचमढ़ी उपक्रम भैया, क्योंकि महादेव के ऊपर जो है यह कौन है, पचमढ़ी, और पचमढ़ी ही है जो कि यहां पर आप देखिएगा कि पचमढ़ी यहां पर देखिएगा यहीं पर स्थित है, और यही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, यहां पे लिख देता हूं धूपगढ़ इसी महादेव पहाड़ी के ऊपर है, महाद्वीप श्रेणी के ऊपर है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो धूपगढ़, इस प्रकार आप देख सकते हैं, यह धूपगढ़ मेरे साथियों, यह धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची ऊंचाई है। अमरकंटक, या हम बात करें मैकाल के ऊपर स्थित है मैकाल के ऊपर स्थित है अमरकंटक चोटी, और अमरकंटक चोटी की ऊंचाई है 1065 मीटर। बेटा अब इसमें आप मेरे से विवाद न करने लगना, अलग अलग किताबों में अलग अलग ऊंचाई दी है, ज्यादा परेशान मत हुआ करो, जो ऑप्शन आता है उसके अनुसार चलना है, और ऑप्शन में कम से कम 200-400-500 किलोमीटर का अंतर लेकर चलता है, ये नहीं कि 464, 465, 466 का 467 ऑप्शन में देगा, कभी नहीं देगा। तो परेशान मत होना। चलिए 1065 मीटर इसकी ऊंचाई है मैकाल की, ठीक है, मैकाल की, और यह मैकाल अमरकंटक की, इसमें क्या बोलेंगे, अमरकंटक की, अमरकंटक, और यही अमरकंटक जो चोटी है इस मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है। और राजपीपला, महादेव, मैकाल, इसको 3 श्रेणियों में बांटा। राजपीपला इधर गुजरात से चालू होकर देखिएगा यह कहां तक जाती है, यह जाती है बुरहानपुर से, और यह खंडवा से चालू होकर महादेव जाती है शिवनी तक, और शिवनी से चालू होकर यह जाती है कहां, छत्तीसगढ़ तक, ठीक है। और इन सब पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बता दीजिए। होशंगाबाद में स्थित कौन सा पर्वत होगा भैया? विंध्यन होगा, अरावली होगा, सतपुड़ा होगा, मैकाल होगा। अरे सबको पता है, अभी तो बताया कि होशंगाबाद में स्थित है यह सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी, और होशंगाबाद नर्मदापुरम जिसे 2008 में नर्मदापुरम कर दिया गया था, ये वही उसका सही आंसर होगा। कौन सा? सतपुड़ा। ठीक है, तो होशंगाबाद में कौन सी है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, आंसर सही होगा यही वाला। ठीक है, तो यह सतपुड़ा मैकाल श्रेणी ही स्थित है होशंगाबाद के अंदर। तो बेटा होशंगाबाद सही होगा, यही पिछले वाले प्रश्न से देख सकते हो, यह यहां पर है होशंगाबाद, यहां पर। अरे यहीं पर बता दो, यहीं पर का मतलब यहां पर, तभी तो पचमढ़ी आई ना। पचमढ़ी होशंगाबाद में ही है ना। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन मध्य प्रदेश 1100 मीटर। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश का सबसे सर्वाधिक वर्षा का स्थान 199 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, और यह रानी सतपुड़ा की रानी, यह मध्य प्रदेश में ग्रीष्म राजधानी यह पचमढ़ी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद स्थित है? भैया ये जबेरा क्या होता है? ठीक है, बताओ जरा, रीवा पन्ना का पठार है कि नहीं है? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। यह है रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, यह है रीवा पन्ना का पठार आंसर, और इसका आंसर रीवा पन्ना का पठार। इसलिए कि आप देखिएगा कि जो मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद है, तो आंसर है दमोह। दमोह, दमोह, यह दमोह में है, दमोह में है यह गुंबद। और इस गुंबद की यदि बात करें तो रानी का नाम याद रखना, रानी दुर्गावती का महल है। किसका महल है? रानी दुर्गावती का। किसका महल? रानी दुर्गावती। यह रानी दुर्गावती का महल है, और उसी में जो गुंबद है उसे कहा जाता है जबेरा गुंबद। और इसी रानी दुर्गावती के महल के कारण इसमें बना, दमोह जिले में बना है, और यह यहां पर गुंबद की वजह से इसका जबेरा नाम है। और जबेरा गुंबद की वजह से आपके सामने प्रश्न आया, और दमोह किस में आता है, कौन से पठार में आता है? तो आप कहेंगे सर रीवा पन्ना के पठार में आता है। ठीक है, तो आंसर सही होगा। ना तो बुंदेलखंड में आया, ना तो मालवा में आएगा, ना तो बघेलखंड में आएगा। अरे भैया दमोह रीवा पन्ना के पठार में आएगा। पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, चलिएगा, पिछली बार एक बार बात हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव की समस्या है? चलो बता दो, कौन सा आपको जिला ऐसा लगता है कि भैया इसमें मिट्टी का अपरदन हो रहा है? तो सबको पता है मुरैना, क्योंकि मुरैना से निकलती है चंबल, और चंबल आप जानते हैं इंदौर जानापाव पहाड़ू 1,854 मीटर, 1 पॉइंट से निकलती है चंबल, जाती है कहाँ? मंदसौर होते हुए यह चली जाती है नीमच होते हुए राजस्थान, और राजस्थान जाकर फिर मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। और यह आप देखिएगा श्योपुर और मुरैना और भिंड होते हुए जाती है उत्तर प्रदेश में, इटावा के पास मिल जाती है यमुना से। और आप याद रखना कि जब ये ऐसा घूमती है हमारे मध्य प्रदेश में, और वहां से यह बीहड़ों का निर्माण करती है, और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की यह चंबल जब मध्य प्रदेश में यह भिंड मुरैना श्योपुर से गुजरती है, तो फिर यहाँ पर मुरैना में यह बीहड़ों का यह निर्माण करते हुए उसमें मिट्टी को काटते जाती है। और अपरदन का मतलब वही होता है बेटा कि जैसे आप यहाँ जमे हुए हैं, मैं जैसे यहाँ पर जमा हुआ हूँ, और कोई मेरे को काट फाड़ के ऐसे भगा ले जाए और मेरे को 2 भागों में काट दे, उसी को ही तो हम अपरदन कहेंगे। तो बस यही आंसर है। अपरदन का मतलब यह मिट्टी जहां जमी है उसको अपरदित कर दिया, काट छाट के अपने साथ लेकर बह गई और बीहड़ का निर्माण कर दिया। तो इसी से आंसर आप समझ गए होंगे, मुरैना, ये चंबल नदी, इसकी यह बात। निम्न में से किस काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ठीक है भाई, काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है रेगुर को, क्योंकि काली मिट्टी के बहुतों नाम हैं। जैसे सुन लीजिए, काली मिट्टी को लावा मिट्टी, काली मिट्टी को कपाशी मिट्टी, काली मिट्टी को अगर हम बात करें तो फिर इसे चेरनोजम भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है इस प्रकार, और काली मिट्टी को कलेर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का काला रंग टिटानी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है। यह प्रश्न बहुत अच्छा बनकर निकल कर आएगा, लिख देता हूं, टिटानी फेरस। ठीक है, जल्दी से लिख लो, टिटानी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका जो रंग होता है वो काला नजर आता है, इसलिए मैग्नेटाइट, यह टिटानी फेरस मैग्नेटाइट, याद रखिएगा रेगुन मिट्टी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? ठीक है, तो कौन सी मृदा होगी? शुष्क मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी। बेटा इसमें ध्यान रखना, हमारे यहाँ सभी मिट्टियां पाई जाती हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं, हम भारत की चलो बात कर लेते हैं। भारत में आप देखेगा कि 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की गई है। ICAR, थोड़ा सा ज्यादा आंकड़े दे देता हूं, हो सकता है प्रश्न में पूछ ना ले कि ICAR इसे कहा जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में, मुख्यालय है दिल्ली में। यही भारत में मिट्टियों की पहचान करने वाला आदमी है। यह कहता है कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। हम कहते हैं कौन कौन सी? सर्वाधिक जो पाई जाती है भारत में जलोढ़, दूसरी है लाल, तीसरी है काली, चौथी है कौन सी? लेटेराइट, पांचवी है पर्वतीय, छठवीं है कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी, और सातवीं है बेटा पीट एवं दलदली, और आठवीं है बेटा यह है जो लवण और क्षारयुक्त मिट्टी। तो 8 हो गई ये। अब हम कहते हैं कि हमारे घर मध्य प्रदेश में जरा बता दो, तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की गई है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी का नाम है काली मिट्टी, फिर दूसरी है आप देखेंगे मिश्रित मिट्टी, तीसरी आप देखिएगा लाल पीली मिट्टी, चौथी आप देखिएगा यह जलोढ़ मिट्टी, और पांचवी आप देखिएगा लेटेराइट मिट्टी। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में 5 मिट्टियों की पहचान की गई है, आप देख सकते हैं। और ICAR 1929 में बना, दिल्ली में मुख्यालय है, यही मिट्टियों की पहचान करता है। 8 प्रकार की मिट्टियों की इसने पहचान की है भारत में, और हम यदि मध्य प्रदेश में देखें तो 5 प्रकार की। ठीक है, और मध्य प्रदेश में एक और अच्छी बात कि 5 दिसंबर को सॉइल दिवस बनाया जाता है, 5 दिसंबर को मिट्टी दिवस बनाया जाता है। ठीक है, मिट्टी दिवस। और एक बात बता दें, चलो एक बात और जान लो कि मध्य प्रदेश के शहर भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उसमें एक चीज और है जिसे हम कहते हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। यह हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में है, पूरे भारत के अंदर मध्य प्रदेश के भोपाल में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है? भोपाल। ठीक है, भोपाल। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी जानकारी मैंने दी है, आप लिख लेना। लाल पीली मिट्टी का रंग पीले रंग के लिए उत्तरदायी है, बताओ कौन? जैसे कि हमने सीखा कि भैया काले, जैसे हमको देखिए हम काले हैं, काहे हैं? ये है काहे की वजह से, जैसे कि याद रखना काहे के वजह से? टिटानी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से, क्योंकि काली मिट्टी का काला रंग हो गया टिटानी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से। उसी प्रकार लाल का रंग हो गया यह आयरन ऑक्साइड की वजह से, और लाल से बनी पीली और उसका रंग हो गया पीला, और वो हुआ फेरिक ऑक्साइड की वजह से। तो आपको आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप याद रखना, चलेगा। कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? भूकंप से, ज्वालामुखी द्वारा, बाढ़ द्वारा। अब मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा भाई, आप देख लेना कौन सा होगा। अरे अभी तो बताया था शुरू में कि बाढ़ आती है तभी तो जलोढ़ मिट्टी को काट ले जाती है, और जिससे बनती है कौन? कछारी मिट्टी। काली मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखना काली मिट्टी में लोहा भी है, चूना भी है, एल्यूमिनियम भी है। जो है वो सब कुछ मैंने लिख दिया, और आंसर सही क्या होगा? उपयुक्त सही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लोहा, चूना और एल्यूमिनियम सभी की मात्रा पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? विंध्यन शैल का है, गोंडवाना शैल का है, दक्कन ट्रैप का है, या काहे का है भैया? मध्य प्रदेश आप देख लीजिएगा कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश काहे का भाग है? गोंडवाना। बड़ी बात हो रही है इस प्रश्न में, थोड़ा ज्यादा बड़ी बात हो रही है कि गोंडवाना उसे कहा जाता था साथियों, कि गोंडवाना उसे हम कहते थे कि जो कि आपका, जब हम कहें कि जब कभी पिंजिया और पेंथोलासा हुआ करता था। पिंजिया मतलब कुछ चट्टान नुमा, ऐसे जल्दी से बता देता हूं, यह चट्टान नुमा संरचना पिंजिया थी, और यह पानी वाली संरचना जो है यह पेंथोलासा था। यह पिंजिया आगे चल के 2 भागों में टूटा, यह पिंजिया आगे चल के 2 भागों में टूटा। ऊपर का भाग बोला अंगारा लैंड, ऊपर का भाग बोला अंगारा लैंड, और दूसरा भाग बोला गोंडवाना लैंड। ऐसा, ठीक है, शॉर्ट में समझा रहा हूं बेटा, ये तो ज्योग्राफी का विषय हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। ठीक है, चलिए। और आज हमारा जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, जिसमें हम मध्य प्रदेश वाले रहते हैं, वो इसी नीचे के भाग में आता है, और इसलिए ये कहलाता है गोंडवाना लैंड। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इस प्रकार जब 2 टुकड़ों में टूटा तो फिर हम नीचे की ओर थे, और नीचे भला जितने भी नीचे के महाद्वीप होंगे और जितना भी नीचे का जो क्षेत्र होगा जिस जिस देश का, वो सब क्या कहलाएगा? गोंडवाना लैंड। ठीक है,
तो भारत का प्रायद्वीपीय भारत का पठार तो नीचे का कहलाया, क्योंकि कभी वो अफ्रीका का भाग था और टूटकर अफ्रीका से अलग हुआ था, इसलिए वो नीचे का क्षेत्र ही प्रायद्वीपीय भारत। और जो मध्य प्रदेश वाले हैं वो यह प्रायद्वीपीय भारत का पठार का हिस्सा है, इसलिए यह हमारा गोंडवाना लैंड इसी का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा 22 के बाद हम देखते हैं 23 में आते हैं। 22 के बाद 23 में आते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? नर्मदा है, चंबल है, उत्तर है, उत्तरी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। जल्दी से बताइएगा कौन सा सही आंसर होगा? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। देखिएगा मध्य प्रदेश का दक्षिण, दक्षिण का मतलब नीचे, पूर्व का मतलब बगल में। तो अभी तो मैंने बताया कि मध्य प्रदेश का जो नीचे वाला क्षेत्र जैसे कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र वो मध्य प्रदेश का गोंडवाना कहलाता है। और यहीं पर आप देखिएगा इसी वजह से इसे हम दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के रूप में जानते हैं। अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर यह दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का क्षेत्र जो है गोंडवाना कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, उत्तरी क्षेत्र ये सब अलग हो गया, जो सही आंसर आएगा वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम चट्टानों की बात करें तो चट्टानों में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चट्टानों के रूप में भी आपको मैंने बता ही दिया था, चट्टानों के रूप में बेटा आपको बताया ही दिया था कि मध्य प्रदेश तो वैसे पूरा ही गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, लेकिन अगर चट्टानों के रूप में अगर हम बात करें तो आप चट्टानों के आधार पर भी तो देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं वो कहां पर पाई जाती हैं। तो आप यहां पर भी तो देख सकते हो कि यह क्षेत्र है गोंडवाना का, यह क्षेत्र है गोंडवाना का और यह क्षेत्र है गोंडवाना का। तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं, तो आंसर यहां से भी आप सही लगा सकते हो। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ें। ठीक है, तो आज यहीं तक सेशन को रखते हैं। चलिए तो फिर मुलाकात होती है कल। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा, आपकी इच्छा है। बहुत ही शानदार सेशन लेकर ऐसे ही कल आएंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।